यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग के लिए सिर्फ अब 1.5 घंटे का समय मात्र बचा है। शाम 6 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे और 1.5 घंटे के बाद छठे 7वें चरण के लिए ये वोटिंग खत्म हो जाएगी। 9 जिलों की 54 सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। 6 बजे तक का समय है और 1.5 घंटे का ही मात्र वक्त अब बचा हुआ है। जिन लोगों ने भी वोट नहीं डाला अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट जरूर डालें। 1.5 घंटे का ही अब सिर्फ ये समय बचा हुआ है। और चलिए अब सीधा ग्राउंड का रुख करेंगे और हमारे तमाम संवाददाता सुबह से ही ग्राउंड से हमें तमाम जानकारियां और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रुख करेंगे सनुज शर्मा का, हमारे संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, बताएं क्या स्थिति है अभी मतदान केंद्र पर? क्या भीड़ अभी भी लग रही है लाइनों में? हाँ, देखिए इस वक्त मैं गाजीपुर नगर विधानसभा इलाके में हूँ और वहाँ के एक पोलिंग बूथ की तस्वीर आप देख लीजिए कि यहाँ मतदाता अब नजर ही नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का मतदाता जरूर है जो यहाँ पर वोट करने के लिए बूथ के भीतर दाखिल है, लेकिन जिस तरह की कतारें देहात के इलाकों में नजर आ रही थी उस तरह की जो कतारें हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ये तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं ये बाहर बैठे हुए हैं। सुरक्षा का घेरा आप देख लीजिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा इंतजाम तो किया गया है। सुबह के वक्त यहाँ पर जरूर जो मतदाता है उनकी कतारें नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया शाम होने को है और ऐसे में यहाँ मतदाता नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पर अभी भी कतारें लगी हुई हैं। एबीपी गंगा अपील करना चाहता है कि जो लोग अभी तक भी मतदान करने अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं वो मतदान जरूर करें, वरना 5 साल पछताना पड़ेगा और पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि ये नेता सही नहीं चुने गए, ये सरकार सही नहीं चुनी गई। ऐसे लोगों को आना चाहिए, घरों से बाहर निकलना चाहिए। तस्वीरें देखिए वाकई कहीं ना कहीं थोड़ा मायूस करने वाली है। गाजीपुर की वो धरती जो क्रांतिवीरों की धरती है, यहाँ पर जो भगवान परशुराम है उनके पिता जमदग्नि ऋषि उनकी ये तपस्थली कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि सन्नाटा सा पसरा हुआ है। सुबह से जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी वो उत्साह बढ़ाने वाली थी और लोगों को जागरूक करने वाली भी थी कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो गाजीपुर नगर विधानसभा सीट है उसकी तस्वीरें कहीं ना कहीं थोड़ा मायूस जरूर कर रही है। कुछ जो यहाँ एजेंट है उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, बड़ी वैसा नजारा है यहाँ का, तो मतदाता नजर ही नहीं आ रहे। सुबह तो भीड़ थी, क्या हुआ फिर? भीड़ थी, अभी तक सिर्फ 40-42% वोट हो पाया है और मैं चाहूँगा मतदाताओं से आकर अपना मत का प्रयोग करें भारी से भारी मतों से, और लोकतंत्र के इस महापर्व पर कम से कम ये जो वीरों की धरती है उनका मत प्रयोग कर और इसका मत का पूरा प्रयोग करें आप। देखिए अभी तक इन्होंने बताया कि 42% मतदान यहाँ पर हुआ है, जो वाकई सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या मतदाता जागरूक नहीं है, क्या वो अपने घरों से निकलकर वोट देना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को जागना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है। बिल्कुल ये मायूस करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन अपील लगातार यही है कि वोट का इस्तेमाल जरूर करें। रुक कर लेते हैं मऊ का, 4 सीटें हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, संवाददाता। विवेक, आपके यहाँ केंद्र पर क्या स्थिति है? क्या वोटिंग परसेंटेज पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा? बिल्कुल, वोट यहाँ पर पड़ रहे हैं और सुबह से ही लगातार सिलसिला जारी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे। ये बताइए मऊ में क्या स्थिति है, वोटिंग की परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं? मऊ में शुरू में तो बहुत अच्छी वोटिंग पड़ी, हम लोग हर बूथ पे गए, अपने भी वोट हम लोग दे आए, लेकिन दोपहर के बाद वोटिंग थोड़ी सी धीमी हो रही है, जिसके कारण से लोगों का रुझान नहीं समझ में आता है कि क्यों इस तरीके का उन्होंने कर दिया है। किन मुद्दों पर पड़ रहा है? विकास के मुद्दों पे मेन है। मेनली यहाँ से जो भी विधायक हुए हैं वो अभी तक कोई विकास के नाम पर विकास दे नहीं पाए हैं, और विकास का मुद्दा ही सबसे अहम है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, आज विगत 20 वर्षों से यहाँ इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में माने शिक्षा का कोई अच्छा संस्थान ही नहीं खुला, और यहाँ की जनता में सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि बुनकर है और जो है एक देहात से लोग आते हैं, बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के स्तर पे। सरकार को जो भी बने, सर्वप्रथम तो यहाँ के एमएलए को इस क्षेत्र में सबसे पहले काम करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे कोई कायदे के इंस्टीट्यूशन नहीं। आप बताइए और क्या मुद्दा है? मुद्दा बहुत है, जैसे विकास हुआ, विकास के साथ साथ शिक्षा हुआ, जैसे जो गार्जियन बच्चे को बाहर भेज कर पढ़ा रहा है, बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, यहाँ पढ़ाई की सुविधा नहीं है। आप बताइए।
बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। जी हाँ जी। आप युवा हैं और बताइए क्या मुद्दा है यहाँ? यहाँ पे कोई अच्छे रोजगार नहीं है और अच्छे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए, और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप क्या कहें? वही सेम, यही रोजगार और पढ़ाई के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या होना चाहिए? क्या होना, क्या कुछ भी तो नहीं है। एक सामने एक ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो चलता है बस, और बाकी तो और यहाँ पे कुछ है नहीं जो होना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक मेडिकल कॉलेज तो बनवाया है, कहाँ बनवा, अभी कहाँ बनवा, तमाम जगह बनवाया है, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं है। यहाँ कोई छोटा इंस्टीट्यूट तक नहीं है कि कोई बच्चे यहाँ पढ़ सकें, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लोगों को पढ़ने के लिए मऊ से बाहर हमेशा जाना पड़ता है, इसके लिए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब की बार क्या कर रहे हैं? अपने वोट की ताकत? हमने वोट डाला है, अब की बार अपनी वोट की ताकत है। अब सरकार बनी तो हो सके हो जाएगा। आप क्या कहेंगे बाबूजी? हम तो अपना वो पूर्वांचल जो है जात पात पर जो है, जात पात पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर इधर उधर बिखर रहा है। मैं अपना पर्सनल वोट जो देश को बचाएगा उसके साथ मैं अपना वोट दिया हूँ। चलिए ठीक है। जात पात वाली बात कही आपने, तो पूर्वांचल क्या इसीलिए पिछड़ा हुआ? हाँ, इसीलिए अगर जात पात जिस दिन अगर जात पात मेरे पूर्वांचल से हट जाएगा, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, लेकिन वोट तो आप लोग जात पात के नाम पर ही देते हो। नहीं, इतना नहीं है। जात पात धर्म 25 साल से एक आदमी जीत रहा है, क्यों? बाहुबली भी उसको कहोगे, उसके खिलाफ बातें भी करोगे, लेकिन वोट उसी को। हाँ, ये जात पात का ही समीकरण जो बना हुआ है जात पात को लेकर, इसी में हम लोगों का वोट बिखर जाता है। तो इससे ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा है पूर्वांचल? पूर्वांचल इसलिए ऊपर नहीं आ रहा है कि यहाँ राजनीति करने वाले जो हैं, जो राजनीति के मठाधीश लोग हैं, वो लोग फिर भी पूर्वांचल, ये पिछड़ा पूर्वांचल है, पूर्वी पूर्वांचल, यहाँ जात पात के ही नाम पे वोट जो है बांटा जाता है। बिल्कुल, देखिए विवेक, लोग समझते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन फिर भी वही काम होता है। लेकिन इस बार विकास, रोजगार, शिक्षा, इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग की बात कह रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर किस सीट पर किस प्रत्याशी को चुना जाता है ये देखना होगा। अब रुक कर लेते हैं जल्दी से आजमगढ़ का। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ है। आजमगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें इस चरण में है, 10 सीटें। शैलेश, क्या लग रहा है, आजमगढ़ के मतदाता क्या कह रहे हैं मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल, देखिए मतदाताओं से भी बात करेंगे। यहाँ पर तमाम मतदाता हमारे साथ मौजूद है, वोट डाल के आए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि 3 बजे तक के आंकड़ों का हमने जिक्र किया, लगातार 45% का आंकड़ा पार हो चुका है। और अगर हम 2017 की बात करें तो 55% वोटिंग हुई थी, यानी जो एक लक्ष्य था उससे ज़्यादा वोटिंग का ये माना जा रहा है कि 3 बजे के बाद 6 बजे तक का जो वक्त है, पिछली बार का रिकॉर्ड टूटने के हालात बनते दिख रहे हैं। 60% पार होगा नहीं, ये तस्वीर कुछ देर में साफ होगी, लेकिन अब धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या भी कम होती हुई दिख रही है। कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है? मिस अंजलि गुप्ता। वोट डाल दिया आपने? हाँ। क्या ध्यान में रख के वोट डाला है? किसी पार्टी का, नेता का नाम नहीं, आपके ध्यान में मुद्दे क्या थे? बेरोजगारी और महंगाई सब पे, और जॉब। आपका नाम? राहुल गुप्ता। क्या ध्यान में रख के वोटिंग? देश हित में हमने वोट किया है जी। अपनी विधानसभा को लेकर बात करें तो क्या ध्यान में था? विधानसभा 40 साल सदल बिहार, इसी को ध्यान में रख के हमने वोट किया है। आपका नाम? मैं राजेश सिंह हूँ। राजेश जी, आप बताएं क्या मुद्दे ध्यान में थे जब आपने वोटिंग की? किसी दल या नेता का नाम? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय अगर है कोई तो बाबा का बुलडोजर, ये बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है हमारे इधर पूर्वांचल में। दूसरा, जो यहाँ 40 साल से विधायक रहा, उसने डेवलपमेंट का कोई ध्यान नहीं दिया, कोई विकास का काम नहीं किया। तो देखिए, 40 साल से अगर काम नहीं किया तो बार बार चुन के कैसे आ जाता? चुन के तो जरूर गया, लेकिन यह सत्य है कि उसने कोई काम नहीं किया। चुन कैसे लिया जनता ने? वोटर तो आप लोग हैं। बिल्कुल, आप बताइए क्या नाम है? विश्वजीत सिंह। तो कैसे चुन लिया फिर अगर कोई काम नहीं? चुन के वो हमेशा जातिवाद की राजनीति में आते हैं, और इस बार वो भ्रम भी टूट चुका है। यानी यहाँ पर पूरी जातिवाद की राजनीति है? एकदम बिल्कुल है। इस बार भी होगी फिर? अरे YM की पॉलिसी थी, बाकी और जातियाँ बटी हुई थी। इस बार ऐसा नहीं है, उस जातियों के अलावा भी बहुत सारी जातियाँ हैं, उनकी संख्या उनसे ज़्यादा होती है। इस बार उनको मुँह की खानी है। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश उपाध्याय है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के मतदान को लेकर, आजमगढ़ को लेकर? आजमगढ़ को मतदान को लेके यही चाहेंगे, एक बदलाव होना चाहिए, बस, और कुछ कहेंगे नहीं इसके बारे में। क्योंकि हर कोई जानता है कि एक ही पार्टी का एक ही आदमी रह के जब कुछ नहीं किया तो थोड़ा समय दूसरे को भी, दूसरी पार्टी को भी देना चाहिए। हर किसी का समय आना चाहिए। आपका नाम? विजय गुप्ता। विजय जी, आप बताएं, वोट डाला है? जी, डाला है।
बढ़िया। तो ये बताइए कि क्या ध्यान में था जब वोट डालने गए थे? देश हित में डाले हैं वोट। और अपने क्षेत्र के हित में अगर बात करें तो क्या क्या ध्यान में था? अपने क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं तो क्या डलेगा। क्या होना चाहिए जो बाकी है? यहाँ पे बहुत कुछ होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास हुआ ही नहीं यहाँ पे। तरफ वोटिंग हो रही है लखनऊ से। इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नतीजों से पहले भाजपा गठबंधन का मंथन शुरू हो गया है। भाजपा दफ्तर पर धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद की बैठक है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर भाजपा दफ्तर पर, जहां तमाम बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद है, जहां आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। और अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, क्या है बड़ा एजेंडा इस बैठक का? हो रहा और अब तकरीबन 1 घंटे ही बचे हुए हैं वोटिंग है। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय जो है लखनऊ में, वहीं पर ये बैठक हो रही है, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान वो मौजूद हैं। इसके अलावा उनके जो सहयोगी है डॉक्टर संजय निषाद वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। महामंत्री संगठन समीर बंसल भी हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर बैठक में आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, चूंकि 7वें चरण में पूर्वांचल में वोटिंग हो रही है, सबके अपने दावे हैं। समाजवादी पार्टी का अपना दावा है, निषाद अपना दावा कर रहे हैं। तो उन्हीं सारी चीजों की समीक्षा हो रही है कि किस तरीके से 54 सीटों पर क्या स्थिति रहेगी। कुछ जगहों पर वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम है। इन सारी चीजों को लेकर ही ये बातचीत हो रही है। और देखिए, अब तो 3 दिन ही बचे हैं आज इस वोटिंग जब हो जाएगी तो काउंटिंग में। और अब बीजेपी अपनी रणनीति और किस तरीके से समीक्षा करी है। इससे पहले कल भी लखनऊ में जो पार्टी के बड़े लोग हैं, खासतौर से जो चुनाव प्रबंधन में जुटे रहे, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे लोग मौजूद रहे और उन्होंने उस पर चर्चा की है। आज ये बैठक हो रही, तो जाहिर सी बात है, जो फीडबैक बीजेपी को मिला है, उनके जो अपने इंटरनल सर्वे हैं, उन सारी चीजों के आधार पर ही आगे की अब बातचीत हो रही है, आगे की चीजों को लेकर। ठीक, शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए। तो जल्द ही वोटिंग के रिजल्ट भी आउट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है। चलिए, इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी में आखिरी चरण की वोटिंग लगातार जारी है और इसी वोटिंग के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए आज 9 जिलों में 54 सीटों पर आखिरी मतदान जो है वो हो रहा है और इसके बाद अब सबको इंतजार है 10 मार्च का। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। अब केशव जी, 10 मार्च का इंतजार है? अभी 10 मार्च नहीं, अभी तो शाम 6 बजे तक का इंतजार है। जो हमारे पूर्वांचल का एक मतदाता पूर्वांचल के विकास के लिए, पूर्वांचल में सुरक्षा के लिए, पूर्वांचल से गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। और मैं अपील भी करता हूँ एबीपी गंगा के माध्यम से कि निकलो घरों से और अपने मताधिकार का प्रयोग करो, गुंडागर्दी का अंत करो, विकास के पथ पर बढ़ रहे उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देने का काम करो और भारी मतदान करो। यह आपकी ताकत है। यह ताकत आपकी घर में न रह जाए, खेत में न रह जाए, दुकान में न रह जाए। आप घरों से, दुकानों से निकलिए बाहर और अपने मताधिकार का प्रयोग करके और यह दिखाइए कि यह लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। पूर्वांचल में वोटिंग हो रही है, जहां पर अखिलेश यादव गठबंधन है उनका, ओम प्रकाश राजभर के साथ, वो लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। 54 में से 10 सीट भी मुश्किल बीजेपी जीत पाएगी। ये सब लंबी चौड़ी जो हाँक रहे हैं ना, 10 तारीख को आकाश से उतर करके जमीन पे नहीं पाताल की ओर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जनता जानती है ये सब परिवारवादी लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं, ये गुंडे, अपराधी और दंगाइयों के मददगार करने वाले लोग हैं। ये कभी गरीब का भला नहीं चाहते, किसान का भला नहीं चाहते, पूर्वांचल का भला नहीं चाहते। ये विकास चाहते ही नहीं है, केवल अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। फिर बाद में हमको छापे डलवा करके और तिजोरी से उनका निकलवाना पड़ता है। तो इसलिए जनता बहुत समझदार है और गरीब कल्याण के मुद्दे पर धर्म और जाति से ऊपर उठ करके लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सड़क के लिए कर रहे हैं, बिजली के लिए कर रहे हैं, पानी के लिए कर रहे हैं, खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मजदूरों को अनेक प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कर रहे हैं, गरीबों को जो घर मिल रहा है उसके लिए कर रहे हैं, जो फ्री राशन मिल रहा है उस मुद्दे पर कर रहे हैं। लोग भारी मतदान कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर रहे 3 दिन तक, वाराणसी में रोड शो भी निकला, उसका भी फायदा मिलेगा क्या पूर्वांचल की सीटों पर? पूर्वांचल क्या, पूरे देश में फायदा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं पर भी रहना होता है तो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर फायदा ही फायदा मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है और वह आसपास के सभी जिलों में गए हैं, उसका स्वाभाविक तौर से बहुत बड़ा असर है और उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और जनता भी अपने अधिकारों को समझी। मोदी जी अगर कुछ कहते हैं तो गरीब आदमी सबसे ध्यान से सुनता है कि अगर गरीबों का कोई मसीहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं।
और नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं तो गरीब उसको सुनकर उसी के हिसाब से काम करता है। इसी से सपा बसपा वाले बौखलाए हैं, कांग्रेस वाले बौखलाए हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि जो ऑपरेशन यूक्रेन जो बच्चे लाए जा रहे हैं उनका नाम इसलिए रखा क्योंकि पूर्वांचल में चुनाव था, इसलिए उसका नाम ऑपरेशन गंगा रख दिया। जिसको दृष्टि दोष होता है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है, वो ऐसी भाषा बोलता है। अरे गंगा मैया तो विपदगामिनी है, स्वर्ग में भी, धरती में भी, पाताल में भी, सब तरफ बहती है। अगर गंगा के नाम से अगर कोई ऑपरेशन रखा गया और तिरंगे का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है तो उसका वेलकम करने की जगह और उस पर भी सवाल उठा करके अपनी मतलब बहुत घटिया मानसिकता का परिचय उन्होंने देने का काम किया है। यह चुनाव गरीब कल्याण के मुद्दे पर है, यह चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर है, यह चुनाव व्यवस्था और अव्यवस्था